हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फिजिक्स फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 1 जो कि अप्लाइड फिजिक्स 1 में पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी को, और यही चीज़ फिर सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी यानी कि सिविल वाले जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ और डायमेंशनल इक्वेशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़, किसी भी भौतिक राशि का बीमा किसको कहते हैं, इसके बारे में देखना है। तो देखिए, द डायमेंशन ऑफ ए ड्राइव्ड यूनिट्स आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंटेड। यानी जो डायमेंशन होता है वो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है ना, उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। Thus, if a derived unit depends on the ATH power of mass, BTH power of length, CTH power of time, then the dimension of that quantity will be। कहता कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ मास के ATH पावर पर निर्भर करता है, लेंथ के BTH पावर पर निर्भर करता है और टाइम के CTH पावर पर निर्भर करता है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C कहा जाएगा। तो मास, लेंथ और टाइम M, L और T क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और A स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है? उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डायमेंशन। चलिए आगे देखते हैं कि व्युत्पन्न इकाई के आयाम वह शक्ति है जिसके लिए द्रव्यमान, लंबाई और समय की मूलभूत इकाइयों को प्रतिनिधित्व करने के लिए उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि एक व्युत्पन्न इकाई द्रव्यमान की ATH शक्ति, लंबाई की BTH शक्ति और समय की CTH शक्ति पर निर्भर करता है तो उस मात्रा के आयाम होंगे। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया अभी, M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C। चलिए डायमेंशन का डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। The equation obtained when a physical quantity is equated with its dimensional formula is known as dimensional equation. If we denote velocity then, तो कहता है जब किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र से समीकरणित किया जाता है तो प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। यदि v वेग को दर्शाता है तो मान लिया कि v फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से डिफाइंड है ना। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इसको डायमेंशन के रूप में व्यक्त करें वेलोसिटी को तो कैसे डिनोट करेंगे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हाँ, यहाँ वेलोसिटी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशंस के बारे में कैसे हम लोग डायमेंशनली डिनोट करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस का डायमेंशन L, कैपिटल L, एरिया का डायमेंशन L², वॉल्यूम का डायमेंशन L³ और वेलोसिटी का डायमेंशन तो L/T लिखा हुआ देखिएगा, L है L/T, तो इसको L × T इनवर्स भी लिखते हैं ऐसे। अब इसका मतलब हुआ T पे -1 डायमेंशन, L पे 1 डायमेंशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं L × T इनवर्स 2 से, और एनर्जी को हम लोग लिखते हैं mL/T इनवर्स 2 से। अब चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर क्या है? क्योंकि लेंथ का यूनिट है इसलिए इसका डायमेंशनल इक्वेशन कैपिटल है। एरिया क्या है? एरिया को हम लोग एरिया का यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर।
और मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर किसका यूनिट, लेंथ का, और मीटर पे दो मीटर है, इसलिए यहाँ पे लेंथ पे भी 2 डायमेंशन दे दिए। यहाँ पे देखिए लेंथ पे 2 डायमेंशन जो कि एरिया का डायमेंशन है। उसी तरह से वॉल्यूम कैसे डिफाइंड है, मीटर क्यूब से। अब मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और चूँकि मीटर पे 3 मीटर है गुना, इसलिए हम लोग डायमेंशन पर भी 3 डायमेंशन लगा देंगे। अब चूँकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। मीटर के लिए डायमेंशन एल और टाइम के लिए डायमेंशन टी। तो देखिए इसका डायमेंशनल इक्वेशन आ गया एल इंटू टी इनवर्स। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट। उसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, वेलोसिटी अभी हम लोग देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्या होता है एल इंटू टी इनवर्स। अगर हम एल इंटू टी इनवर्स में फिर से एक टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो टी पे वो एक डायमेंशन है, यही एक डायमेंशन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, एल इंटू टी -1 मतलब एल इंटू टी -2 डायमेंशन, यानी लेंथ पे 1 डायमेंशन और टाइम पे -2 डायमेंशन। कह सकते हैं एक्सेलरेशन कंटेन 1 डायमेंशन इन लेंथ -2 डायमेंशन इन टाइम। क्या एक्सेलरेशन में मास होता है, नहीं होता है, इसलिए इसको हम अगर स्टैंडर्ड डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहें तो m इन पे 0 डायमेंशन, l पे 1 डायमेंशन और t पे -2 डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी का क्या है डायमेंशनल इक्वेशन, तो एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन है ml2 t इनवर्स 2। एनर्जी और वर्क डन और टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारे का हम एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों का चारों जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है सभी का सेम डायमेंशनल इक्वेशन होता है। कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बना हुआ है, तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सिंबॉलिकली डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो मीटर पर सेकेंड होता है, और अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो मीटर चूँकि किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल है, और ये सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, और टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन वेलोसिटी का, m तो होता नहीं मास इसमें, 0l टी इनवर्स। देखिए यहाँ लास्ट में ही रिलेशन आया है, क्योंकि अब इसको समझिए, ये क्या है मेरा डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर में तो मास होता नहीं है, इसलिए मास पे 0 डायमेंशन, टाइम पे 0 डायमेंशन और लेंथ पे 1 डायमेंशन। उसी तरह से टाइम, ये टाइम है, टाइम में तो मास होता नहीं है, लेंथ होता नहीं है, इसलिए लेंथ पे 0 डायमेंशन, मास पे 0 डायमेंशन और टाइम पे 1 डायमेंशन। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया ऊपर, ये डिस्टेंस के लिए और ये टाइम के लिए। अब जब यही t नीचे से ऊपर चला गया तो इन्वर्स, यानी क्या बन गया, l पे 1 डायमेंशन, l पे m पे 0 डायमेंशन और टाइम पे -1 डायमेंशन। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग वेलोसिटी का निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का बहुत ही आसान है। वेलोसिटी के डायमेंशन में अगर टाइम से भाग दे दे तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए अभी बाई टी लिखा हुआ है, अभी का डायमेंशन अभी निकाल रहे हैं, क्या है v का डायमेंशन l इंटू टी इनवर्स, आएगा नीचे फिर से t, कुछ नहीं तो t पर तो 1 है पावर, यानी 1 डायमेंशन है। यही t नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। जब पावर नीचे से ऊपर जाता है डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर,
तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। सेम थिंग जब ऊपर से नीचे आता है तो भी वही होता है, ऊपर में ये माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो अभी देखिए ये क्या है, प्लस में, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये तो माइनस ऑलरेडी एक पहले से था और नीचे से आया तो एक माइनस हो गया, तो क्या हो गया टोटल L-T-2। अब चूँकि एक्सेलरेशन में तो मास होता नहीं है, इसलिए अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो m0 यानी मास पे 0 डायमेंशन, लेंथ पे 1 डायमेंशन और टाइम पे -2 डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ का। नेक्स्ट देखिए प्रेशर और डेंसिटी का। तो प्रेशर और डेंसिटी का देख लेते हैं। प्रेशर कैसे डिफाइंड है, फोर्स बाई एरिया से, है ना। फोर्स कैसे डिफाइंड होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन का तो अभी निकाल चुके हैं हम लोग, डायमेंशनल इक्वेशन क्या था, L इंटू T−2। और मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा mL T−2। देखिए यहाँ पे लिखा गया mL T−2, यानी मास कंटेन 1 डायमेंशन, लेंथ कंटेन 1 डायमेंशन और टाइम कंटेन -2 डायमेंशन, और उसमें एरिया के डायमेंशन से डिवाइड कर दिया गया। अगर फोर्स के डायमेंशन में हम एरिया के डायमेंशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन आसानी से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, एरिया में तो मास होता नहीं है इसलिए मास पे 0 डायमेंशन, टाइम होता नहीं है 0 डायमेंशन और लेंथ पे 2 डायमेंशन। इसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिए तो L पे 2 डायमेंशन। अब ये 2 प्लस में है, नीचे से इस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, M पे तो था ही 1 डायमेंशन, रहने दीजिए। L पे 1 था और नीचे से 2 आया और T पे -2 था, तो क्या हो गया प्रेशर का, mL -2 में 1 गया तो -1 T−2। मिला लीजिए, देखिए M पे 1 डायमेंशन है, L पे -1 डायमेंशन है और T पे -2 डायमेंशन है। इस तरह से हम प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन। डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, मास बाई वॉल्यूम से। तो मास को स्मॉल m सिंबल दिया, वॉल्यूम के लिए भी मास, इसको डेंसिटी को रो से हम लोग लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो, है ना। अब देखिए मास के लिए क्या यूज करते हैं डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल M। अब चूंकि मास लेंथ से इंडिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए लेंथ पे 0 डायमेंशन, टाइम पे 0 डायमेंशन। अब वॉल्यूम भी कैसे डिफाइंड है, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है यूनिट, और अभी दिखाएं हैं वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल इक्वेशन L हो जाएगा। अब चूंकि वॉल्यूम में मास होता नहीं इसलिए मास पे 0 डायमेंशन और टाइम पे 0 डायमेंशन। तो हमें डेंसिटी का क्या मिल गया डायमेंशनल इक्वेशन, ये अब देखिए आसानी से यहाँ पे अच्छा सा डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे मास, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब ये L सिर्फ नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो क्या जानते हैं, नीचे से जब पावर ऊपर जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए क्या हो गया, L तो 0 था यहाँ पे और नीचे से आ गया 3, M पर 1 था और नीचे आया 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और T पर तो ऊपर नीचे 0 था, तो क्या हो गया, L पे -3, M पे 1 और T पे 0। तो ये हो गया मेरा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। L पे -3 देखिए है, M पे 1 है और T पे 0। तो चलिए बहुत कुछ आप लोगों को डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला आ गया होगा निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा है कैपिटल G। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है कैपिटल G, स्मॉल g क्या है, इसका वीडियो हम एक स्पेशल वीडियो आप लोग को बनाकर भेजेंगे। देखते रहिएगा चैनल को रेगुलरली और दोस्तों तक भी पहुंचाते रहिएगा अच्छी अच्छी जानकारी। हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फोर्स। क्योंकि न्यूटन्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले बलों का वो अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्या होगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट का सीधा समानुपाती होगा।
दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जब यही दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब चूंकि जानते हैं समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक यानी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यही जो कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। धरती के किसी भी स्थान पे, चांद पे, जमीन पे इस कैपिटल G का मान वही होता है जो धरती पे होता है। कितना होता है कैपिटल G का मान? तो 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आज हम इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का जो डायमेंशनल इक्वेशन है इसको फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, है ना, ये चीज़ हम ला चुके हैं, ये चीज़। अब हमको क्या करना है, इस G को इंडिपेंडेंट करना है। किससे? m1 m2 और r स्क्वायर से। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये r स्क्वायर इसके साथ गुना हो जाएगा, ये m1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आकर के यहाँ पे f के नीचे। तो देखिए क्या बन गया, f इंटू आर स्क्वायर बना। m1 m2 नीचे आया, देखिए m1 m2 G इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया f आर स्क्वायर। f क्या है? ये फोर्स है। अब फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? ml t इनवर्स 2। और ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए क्या डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं? l। डिस्टेंस के लिए l। अब चूंकि इस पे स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर लगा दिया, 2 डायमेंशन हो जाएगा। अब मास देखिए यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2, तो दोनों तो मास ही है, तो 2 को मास यानी मास पर कितना हो जाएगा डायमेंशन? 2। एक डायमेंशन यहाँ, एक डायमेंशन यहाँ, तो 2 डायमेंशन हो जाएगा जोड़ करके। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मास पे 1 डायमेंशन, मास पे 0 डायमेंशन, तो मास पे टोटल कितना डायमेंशन हो गया? 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो नीचे 2 गुण हो गया और ऊपर 1 है। तो 1 में यहाँ पे लिखते जाते हैं, ऊपर 1 था और नीचे से 2 आया। उसके बाद लेंथ पे देखिए, लेंथ पे कितना डायमेंशन? 1 यहाँ है या 2 यहाँ है, तो 2 1 3 डायमेंशन में हो गया। लेंथ पे 3 डायमेंशन, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और टाइम पे देखिए, लेंथ पे देखिए नीचे 0 डायमेंशन है ना, नीचे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो उसको कुछ छोड़ दिए। और टाइम पे यहाँ देखिए -2 डायमेंशन है ना, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो टाइम पे लिख दिए। टाइम पे कितना लिख दिए? -2 डायमेंशन। तो कितना हो गया? m मास पे -1, लेंथ पे 3 और ये टाइम है और टाइम पे -2। तो ये रहा मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल इक्वेशन, यानी m इनवर्स यानी m पे -1 डायमेंशन, लेंथ पे 3 डायमेंशन और टाइम पे -2 डायमेंशन। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल इक्वेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम ईटा के नाम से जानते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जब विस्कोसिटी चैप्टर पढ़िएगा तो आसानी से पता चल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि 2 द्रवों के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और उसी में जो हमारा कोफिशिएंट आता है, मटेरियल का जैसा मटेरियल होता है उसका फ्रिक्शन उसके अकॉर्डेंस होता है, तो उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। देखिए क्या करते हैं ना, एन को थोड़ा सा खींच देंगे तो ईटा बन जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। जो विस्कस फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उस पर dv/dx का। और विस्कस फोर्स जो है एरिया का सीधा प्रोपोर्शनल है।
जब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू A इंटू dV बाई dx बन जाएगा। अब जब इसी समानुपाती को हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो ईटा इंटू A dV बाई dx। अब इसी ईटा का डायमेंशनल इक्वेशन हमको निकालना है, तो ईटा के इंडिपेंडेंट करेंगे तो ई क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ईटा बराबर, देखिए फोर्स बाई A F बाई A और dx बाई dV उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, dV नीचे आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ ना यहाँ पे ईटा बराबर फोर्स बाई A और dV बाई dx। तो ये dV देखिए यहाँ है, इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर चल जाएगा dx, क्योंकि यहाँ भाग में ना है। तो चलिए अब इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालना आसान हो गया। ध्यान से देखिएगा, फोर्स का तो मालूम है डायमेंशनल इक्वेशन ML T इनवर्स 2, एरिया का तो मालूम है L पर 2 डायमेंशन। अब सीधे इसे पुट कर दीजिए, आसान से निकल जाएगा। तो देखिए dV बाई dx का भी यहाँ आसानी से निकाल लिया गया। पहले dV बाई dx है वेलोसिटी ग्रेडियंट, कैसे डिफाइंड है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। अगर किसी भी चीज़ में लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। तो मास ग्रेडियंट, मास बाई डिस्टेंस इज कॉल्ड मास ग्रेडियंट। यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है L इंटू टी इनवर्स, और ये डिस्टेंस पर, डिस्टेंस को तो L में मेजर करते हैं। अब देखिए L पर एक पावर और नीचे में भी एक पावर है ना, तो L कट जाएगा, तो बचा बेचारा क्या, टी इनवर्स। तो टी इनवर्स किसका डायमेंशन हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब इस फार्मूला में सबके मान को पुट कर दीजिए। तो देखिए ऊपर में फोर्स था, ऊपर में क्या है फोर्स, फोर्स के लिए लिख दिया ML T इनवर्स 2, और नीचे क्या था एरिया, एरिया के लिए क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पे L पे 2 डायमेंशन। फिर क्या था dV बाई dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या लाना है डायमेंशनल इक्वेशन, T इनवर्स। देखिए यहाँ T इनवर्स पुट कर दिया। अब सारे डायमेंशन को हम इक्वेट कर देंगे, तो चलिए इक्वेट कर देते हैं आसानी से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मास पे एक डायमेंशन, नीचे का जो मास नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया कि मास पे एक डायमेंशन होगा। L पर ध्यान देते हैं, तो L पर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो नीचे से ऊपर आवेगा, यानी मास पर तो 1 हो गया क्लियर। L पर ऊपर 1 था, नीचे से 2 आया, और टाइम पे देखिए यहाँ -2 है और नीचे में -1 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो क्या हो गया -2 + 1, तो क्या हो गया टोटल डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया। देखिए मास पे 1 डायमेंशन, लेंथ पे -1 डायमेंशन, और टाइम पे -2 में से 1 जाएगा तो -1 मिला लीजिए। देखिए मास पे 1 डायमेंशन, लेंथ पे -1 डायमेंशन और टाइम पे -1 डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है और पूछा जाएगा, आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें, इसलिए इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी दिए गए हैं उसमें लगभग हम लोग सारे चीज़ों को फाइंड आउट कर चुके हैं और देख चुके हैं, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर चुके हैं ना। LT इनवर्स 2 होता है इसका डायमेंशनल इक्वेशन, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में मास से गुना, वेलोसिटी का तो मालूम है, मास से गुना कर दिया तो MLT इनवर्स मोमेंटम का बन गया। फोर्स का जानते ही हैं MLT इनवर्स 2, प्रेशर का पता ही है फोर्स बाई एरिया। तो ये चीज़ है, बाकी हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारा प्रयास है कि SBT बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के, उनका हम पूरा सिलेबस का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दें। बस आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि जो लोग को नहीं मिल रहा इसका लाभ उन तक आप पहुंचाइए और सामाजिक कार्य को कीजिए। वीडियो को शेयर करना भी एक तरह का सामाजिक कार्य है और इस पेंडेमिक में आप समाज का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप ज़रूरतमंदों तक किसी ज़रूरत के सामान को पहुंचाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।